चलिए अब हम लोग जो है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे और साथ ही केंद्रीय बजट को भी हम लोग लेंगे। तो केंद्रीय बजट से भी संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे, फिर सेपरेट और भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है? उत्पाद लिखते तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, यानी कि जीडीपी, ठीक है ना, उसमें 7.7% का गिरावट का अनुमान है। देखिए गिरावट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो वो सही से उसकी कैलकुलेशन संभव नहीं है। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में व्यक्त किया गया है? तो ये होगा 3.5%, यानी 3.5%। 2020-21 की दूसरी छमाही में निर्यात एवं आयात में क्रमशः कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है? तो देखिए 5.8% जो है हमारा आयात और 11.3% निर्यात जो है इससे प्रभावित होगा, यानी कि कमी आएगी इतनी। वर्ष 2020-21 के दौरान उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है? तो ये होगा 9.6% एवं 8.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत किन देशों के साथ सर्वाधिक आयात करता है? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एकदम बिल्कुल इम्बैलेंस है। जो प्रतिशत में हम लोग देखें तो भारत सबसे ज़्यादा आयात चीन से करता है, 17.7%। भाई चीन को बैन कर देना है, उससे भले कठिनाई आएगी लेकिन भारत उससे उबर जाएगा। अमेरिका से 7.5% करता है, संयुक्त अरब अमीरात से 6.0%, हांगकांग से 4.3%, सऊदी अरब से 4.2%, जर्मनी से 3.7%, इराक से 3.5%, इंडोनेशिया से 3.3%, दक्षिण कोरिया से 3.3%, सिंगापुर से 3%। इतना भारत जो है आयात करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत किन देशों को सर्वाधिक निर्यात करता है? तो ये देखिए अमेरिका को सबसे ज़्यादा 18.0%, चीन को 7.8%, संयुक्त अरब अमीरात को 5.6%, हांगकांग को 3.7% और सिंगापुर को 3.2%। इसमें कुछ और भी ट्रिक्स है, तो उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, अभी इसी लेक्चर में चर्चा कर लेंगे। वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? तो ये रहा 586 बिलियन डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत कार्यबल कृषि कार्य में संलग्न है? तो ये है 54.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार औद्योगिक वृद्धि दर 2020-21 में कितने प्रतिशत रही? तो ये रही 9.6%। वर्ष 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 15.4% जो है वो रहने का अनुमान है। खैर अब तो ये अनुमान लगता नहीं सही होगा, क्योंकि कोरोना की जो सेकेंड वेव आई उसने सारी चीज़ ध्वस्त कर दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की बहाली किस प्रकार की होने की अनुमान है? तो ये होगा वी आकार की, यानी कि वी आकार की रिकवरी होती है ना, जिसमें कि तुरंत रिकवर कर लेती है। इकोनॉमी नीचे झुक रही है, ठीक है ना, आप ये देखिए कि इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, फिर वापस आके अपना शेप ले लेगी। ये है वी आकार रिकवरी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मूलभूत विषय क्या है? तो इसका है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स इसका मूल विषय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार नवंबर 2020 में कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कितना रहा? तो ये रहा 9.8 बिलियन डॉलर इसका रहा। आगे देखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए 4 आयामों वाली कौन सी रणनीति को अपनाई? तो ये था महामारी पर नियंत्रण, वित्तीय नीति और लंबी अवधि के संरचनात्मक सुधारों की 4 स्तंभों पर आधारित रणनीति। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? तो ये है कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में
कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका विकास दर वित्त वर्ष 21 के लिए 3.4% आंकी गई है। अब हम लोग बजट पे आते हैं। ठीक है, मोटे मोटे सारे क्वेश्चंस को ले लेते हैं। यहाँ से एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित 34,83,236 करोड़ रुपए के कुल व्यय में राजस्व खाते व पूंजीगत खाते में क्रमशः कितना व्यय होगा? तो 29,29,000 करोड़ रुपए एवं 5,54,236 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ठीक है, राजस्व खाता क्या होता है, पूंजीगत खाता क्या होता है, ये सब मैं इकोनॉमिक्स के क्लास में अच्छे से थोड़ा बताऊंगा। अभी थोड़ा क्या समय का भी थोड़ा सा अभाव रहता है। वैसे मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जानते होंगे। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटे की स्थिति वित्त वर्ष 21-22 में कितने अनुमानित है? तो ये होगा 11,40,576 करोड़ रहने का अनुमान है, जो घरेलू उत्पाद का 5.1% है। ये ज़्यादा है, क्योंकि कोशिश रहती है कि 3% से ज़्यादा इसको नहीं बढ़ने दिया जाए, लेकिन जानते हैं हम लोग कि पेंडेमिक के कारण ये काफ़ी बढ़ चुका है। केंद्रीय बजट 2021-22 में रक्षा मंत्रालय हेतु कुल कितना व्यय है? रक्षा मंत्रालय कितना व्यय करेगा? तो देखिए, ये 4,78,195 करोड़ रुपए का व्यय रक्षा मंत्रालय करेगा। आगे हम लोग देखिए, केंद्रीय बजट 21-22 में विभिन्न मदों पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय के अनुमान को संक्षेप में प्रदर्शित करें। तो हम लोग ये देख लेते हैं इसको, जैसे कि कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। जैसे पेंशन में 1,89,328 करोड़ दे रही है, रक्षा में 3,47,088 करोड़ है, मुख्य अनुदान जो है वो 3,35,361 करोड़ है, कृषि एवं कृषि संबंधी में 1,48,301 करोड़ है, व्यापार एवं उद्योग पर 34,623 करोड़ है, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर 2,658 करोड़ है, शिक्षा पर 93,224 करोड़ है, ऊर्जा पर 42,824 करोड़ है, विदेशी मामलों पे 18,155 करोड़ है, वित्त पर 91,916 करोड़ है, स्वास्थ्य पर 1,13,521 करोड़ है, गृह मामले पर हम लोग देखते हैं 1,13,521 करोड़ है, और ब्याज पे जो है ब्याज देने पे बहुत ज़्यादा खर्च है सरकार का। तो ये हम लोग देखते हैं 8,09,701 करोड़ है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार पर है 53,108 करोड़, योजना एवं सांख्यिकी पे है 2,472 करोड़, ग्रामीण विकास पे है 1,94,633 करोड़। तो देखिए, ये से आंकड़े जो है ना, ये मेन याद करने के लिए नहीं है, और इसमें एक चार्ट बन जाता है। तो इसमें बस ये ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा जो खर्च यहाँ पे सरकार कर रही है वो ब्याज अदायगी पे कर रही है। नीचे से सबसे ज़्यादा जो खर्च कर रही है सरकार वो कहाँ पे कर रही है, और ऊपर से कहाँ पे जो 3-3 है उसी को ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत है। तो एक चार्ट में दिखा दूंगा, वहाँ से पता चल जाएगा। देखिए, इसके अलावा हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक विभाग पे सरकार का खर्चा है 30,640 करोड़ है, सामाजिक कल्याण पे है 48,460 करोड़, कर पे है 1,31,100 करोड़, राज्यों को हस्तांतरित जो किया जाएगा वो पैसा है 2,93,302 करोड़, परिवहन पे है 2,33,083 करोड़, केंद्र शासित पर है 53,026 करोड़, शहरी विकास पे है 54,581 करोड़, और अन्य जो खर्चे हैं वो 87,528 करोड़ है। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया? अभी किया गया है 2021-22 में, और जब केंद्र ने ये बजट प्रस्तुत किया है डिजिटल बजट, इसके बाद यूपी ने भी अपना डिजिटल बजट ऐसा ही पेश किया है। वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्ताव किन 6 स्तंभों पर आधारित है? तो ये है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं खुशहाली पर बजट परिव्यय कितना है? तो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपए का है, जबकि इस साल का बजट अनुमान 94,452 करोड़ रुपए का है, जो 137% की वृद्धि दर्शाता है।
भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का 6 वर्षों में परिव्यय कितना है? तो यह है 64,180 करोड़ रुपये। वार्षिक बजट 2021-22 में भारत सरकार द्वारा घोषित पीएम आत्मनिर्भर योजना का लक्ष्य क्या है? तो वार्षिक बजट 2021-22 में भारत सरकार द्वारा घोषित पीएम आत्मनिर्भर योजना का लक्ष्य 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र के लिए आवश्यक सहायता देना है। 11 राज्यों के सभी जिलों और 3,382 प्रखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करना, 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NSDC इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना, और F प्रवेश स्थलों 32 हवाई अड्डों, 11 समुद्री बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग पर 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू करना और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना है। यहाँ पे कई सारे आपके डेटा दिए गए हैं, जैसे 32 हवाई अड्डे हैं, 20 महानगर हैं, ठीक है, 7 लैंड क्रॉसिंग है, बंदरगाह है और बाकी चीज़ें हैं। वो डेटा महत्वपूर्ण है, उसको बस घोट लीजिए, है ना, कि भाई कितने बंदरगाह हैं, तो 11 समुद्री बंदरगाह हैं। तो इन सब चीज़ों को एकदम याद रख लेना है। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो 35,000 करोड़ जो है वो सरकार देगी, ऐसी बातें हैं, ठीक है ना, अभी तक तो ज़मीन पे लगता नहीं कुछ है। वर्ष 2021-22 के बजट में जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए परिव्यय कितना है? तो ये है 2,87,000 करोड़ रुपये। बजट में सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना के लिए भारत सरकार ने क्या प्रस्तावित किया है? तो 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ की लागत से 13,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें से 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। मार्च 2022 तक सरकार 8500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए भी ठेके देगी। इसके साथ ही सरकार 11,000 किलोमीटर और लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेगी। बजट 2021-22 में रेलवे हेतु राष्ट्रीय रेल योजना का समयकाल कितना है? तो यह भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। बजट 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? तो यह 1.1 लाख करोड़ की घोषणा की है। जाहिर सी बात है कि अब दोनों बजट को मिला दिया गया है, रेल बजट और जो सामान्य बजट है उसको मिला दिया गया है। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे। बजट 2021-20 के माध्यम से बीमा क्षेत्र में FDI में कितनी बढ़ोतरी हुई? प्रस्तावित है, बढ़ोतरी तो नहीं, प्रस्तावित है। तो बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने और आवश्यक सुरक्षा के साथ विदेशी स्वामित्व एवं नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। आर्थिक बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का निवेश किया गया है? तो ये 1500 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया गया है। आगामी जनगणना की पहली डिजिटल जनगणना होगी। भारत सरकार द्वारा ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं 3,768 करोड़ रुपए। उम्मीद बहुत कम है कि 2021 में जनगणना हो पाएगी ड्यू टू कोविड-19। काफ़ी टीचर्स इसमें लगाए जाते हैं और बड़ी मात्रा में टीचर्स की डेथ हुई है कोविड में। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2020 में कितने लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल किया? तो ये किया है 6.48 करोड़ लोगों ने। केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्रों में क्या किया गया है? तो देखिए, नवीकरण ऊर्जा के जो क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित देने के लिए सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पर शुल्क 5% से बढ़ाकर 15% किया गया है। तो ये तो मुझे लगता है इससे तो नुकसान होगा, खास करके जो शुल्क बढ़ गया है अगर परसेंटेज इसके ऊपर में
मतलब अच्छा आयात शुल्क बढ़ा है, मतलब घरेलू घरेलू को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट पे जो है टैक्स को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सवाल भी यहीं पे देख लेते हैं। देश के कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 86वां है। और अभी तो और पता नहीं कौन सा होगा, हम लोग नीचे से टॉप किए हैं अभी हाल फिलहाल। 86वां विदित हो कि कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक को सिडनी स्थित लोवी संस्थान, सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है, द्वारा आकलित किया गया है। आगे हम लोग देखें, चापड़े वायरस का पता किस देश से पता चलता है? तो ये पता चलता है बोलीविया से। पूसा डिकम्पोजर क्या है? तो वैज्ञानिकों द्वारा फसल अवशिष्ट और पराली को खाद कंपोस्ट में परिवर्तित करने हेतु बायो डिकम्पोजर तकनीक का विकास किया गया है, जिसका नाम पूसा डिकम्पोजर रखा गया है। चलिए अब क्लासेस ख़त्म हुई, आप चाहे तो यहीं पे क्लासेस को ख़त्म करके अपना जा सकते हैं, क्योंकि अब जो मैं बात करूँगा ना वो काम की बात करूँगा, आपके काम की बात करूँगा। और जिनको लगता है कि उनको काम की बात नहीं सुननी है तो वो हट जाइए, यहाँ पे रहिए। देखिए मुझे हमेशा लगा है और मैंने देखा भी है पूरे वर्ल्ड को, मैं अधिकांश जगह तो मैं घुमा ही हूँ, खास करके भारत में जितने डेवलप्ड स्टेट हैं वहाँ भी मैं गया, और यूरोपियन कंट्रीज में भी कई जगह पर गया। और वहाँ पर जाके मैंने कई चीज़ों को बहुत गौर से देखा कि वहाँ पर क्या है ना, लोगों में ऑनेस्टी है, यानी ईमानदारी है। तो ईमानदारी के कारण ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है। आप मेरी बात को, पॉइंट को समझ रहे हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे ही नहीं कहा गया है। ऑनेस्टी के कारण जो है ना, उनका जो जीडीपी है और उनका जो रहन सहन है, ये सब काफ़ी बढ़ गया है। और प्लस वहाँ का अलग ही डेवलपमेंट का लेवल तो है ही, और सोच का लेवल भी है, और लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग अपने यहाँ की तुलना करें, अपने यहाँ हम लोग देखते हैं कि ईमानदारी का लेवल बहुत कम है। बहुत कम एफर्ट में, बहुत कम पैसे में, थोड़े मोड़े लालच में लोग आ जाते हैं। तो हमें क्या है, अगर अपने जगह को अगर अच्छा बनाना है तो हमें अपने अंदर ऑनेस्टी को लाना जो है एकदम कंपलसरी करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। ये पेंडेमिक के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे उसके रिश्तेदार में, दोस्तों में, या इवन घर में कोई कैजुअलिटी ना हुई हो। ये काफ़ी दुखद रहा। हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से इन चीज़ों को देख रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो शायद ही आपको प्रॉपर वे में बेड मिलता है। बेड मिलता है तो वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं होती, एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं। प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में बहुत कम पैसे पे प्राइवेट में अपने स्टाफ को रखते हैं। एक दो नामी डॉक्टर रहते हैं जो ओवर बर्डन होते हैं, और बाकी 3,000 4,000 के स्टाफ होते हैं जो कई बार गलतियाँ करते रहते हैं और कई बार जान ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर है ना, वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर को देखें तो उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो एजुकेशन सेक्टर भी हमारा काफ़ी ख़राब है। तो मेरी तो बहुत इच्छा रहती है कि हेल्थ और एजुकेशन कम से कम वो बेहतरीन रहे, लेकिन हेल्थ एजुकेशन में हमारा देश बहुत पीछे है। इसके अलावा हम देखें कि आगे किन चीज़ों में है। आगे हमारा देश है प्रोपेगेंडा में। जैसे बहुत छोटी सी बातों पे लोग खुश होते हैं, भारत विश्व गुरु बनेगा। भाई विश्व गुरु बनने का क्राइटेरिया क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपकी रैंकिंग काफ़ी पुअर है, लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, और भी अलग समस्या हैं। तो प्रोपेगेंडा में सिर्फ आगे है, और कुछ जगह है, कुछ शहर हैं जो चमचमाते हुए हैं। विधायक आवास हो गया, मंत्री आवास हो गया, इन सब जगहों पे एकदम चमचमाता हुआ सारा सिस्टम है। लेकिन बाकी जगह देखिए तो स्थिति बहुत ख़राब है। आसपास वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, गंदगी का अंबार है, मच्छर है, दिस है, दैट है। तो हमें मिल करके इन समस्या का जो है ना सॉल्यूशन करना चाहिए, और इसके लिए हमें गवर्नमेंट पे दबाव बनाना चाहिए। खैर मैं कुछ ज़्यादा ही अंदर जा रहा हूँ, तो आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है ना, सारा पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़िए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।